Hi everyone, welcome back to a new episode from DGMZ, Divane Galib, Meri Zubani. For all our returning viewers, we are so happy that you could join us again. And for the new viewers who are tuning into the podcast for the very first time, we are excited that you have discovered the podcast and decided to tune in. So, if you were with me in the previous episode, you would know that we completed Ghazal 20 in the last episode. What that means is that we get to start a new Ghazal today. And not just any Ghazal, one of the most famous, one of the most quoted, one of the most translated and interpreted Ghazals of Galib. So this is going to be an experience for you as viewers and even for us as creators at DGMZ. So let's get started. As always, what I'm going to do is I'm going to read the entire Ghazal and then we will get into the impressions verse by verse. So let's begin. मतलब अर्ज किया है, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तेरी नाजुकी से जाना कि बंधा था अहद बोदा, तेरी नाजुकी से जाना कि बंधा था अहद बोदा, कभी तू न तोड़ सकता अगर उस्तवार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीमे कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीमे कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चार साज होता कोई गम गुसार होता। रगे संग से टपकता वो लहू कि फिर न थमता, रगे संग से टपकता वो लहू कि फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। गम अगरचे जहाँ गुसिल है पर कहाँ बचे के दिल है, गम अगरचे जहाँ गुसिल है पर कहाँ बचे के दिल है, गमे इश्क गर ना होता गमे रोजगार होता। कहूँ किस से मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, कहूँ किस से मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों ना गर के दरिया, हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों ना गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता, उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता, जो दुई की बूबी होती तो कहीं दो चार होता। मक्ता अर्ज़ किया है, ये मसाइल तज़व्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब,
ये मसाइल तज़फ़्फ़ुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बाद ख्वार होता। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। The beauty of the ghazal when you read through it is not a lot of complicated words. It is comparatively a very easy one to understand from Ghalib. Usually Ghalib's ghazals have word complexes which can throw you off. Not this ghazal. And माशाल्लाह गज़ल में 11 शेर हैं एंड मुश्किल से एक दो शेर ऐसे होंगे जिनमें यू फाइंड दोज कॉम्प्लेक्सेस, वर्ड कॉम्प्लेक्सेस. अदरवाइज द गज़ल फ्लोज वेरी इजी ऑन द टंग, वेरी इजी ऑन द सेंसेस. इट इज़ रिटन in a fairly simple, flowing language, which probably contributes to the popularity of it. And क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बाकी जगह तो छोड़ दीजिए, DGMZ पॉडकास्ट पे ये गज़ल पहले सुनी है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि दो गज़ल की बारी अब आई है. इस गज़ल के मल्टीपल शेर मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने बाकी गज़लों के इम्प्रेशन में यूज़ किए हैं as quotes, right? We have quoted this ghazal so many times at DGMZ itself कि I would not be surprised and neither should you be अगर आपको DGMZ podcast viewer की पर्सपेक्टिव से ये गज़ल फेमिलियर लग रही है. Now if you are one of those viewers जिन्होंने ये गज़ल ज़्यादा सुनी नहीं है, इस गज़ल से आप वाकिफ़ नहीं हैं, एंड ऑफ कोर्स ये गज़ल आपकी फेवरेट नहीं है, तो ऑलमोस्ट एक DGMZ गारंटी है आपको कि बाय द टाइम हम लोग इस पॉडकास्ट पे ये गज़ल पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, it will become one of your favorites, if not the most favorite ghazal from Ghalib. इसमें DGMZ का इतना contribution नहीं है गज़ल का, of course, because it's a mastery. It's Ghalib's mastery at its best. So, with that, let's dive into it. एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे शुरू में कि we will have to be patient with this ghazal. We cannot rush through this ghazal. हर शेर में 5-5, 10-10 स्टोरी लाइन्स चल रही हैं, and we will try to be as succinct and as comprehensive about it. But this is going to take time, and it is going to be an enjoyable experience. So I encourage you to be ready for a very interesting ride. Okay, so let's start with the first couplet. ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता. एक क्विक अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन करते हैं. ये न थी हमारी किस्मत, it wasn't meant to be, it wasn't destined, it wasn't fated कि विसाल यार होता, that I should have a union with my beloved. अगर और जीते रहते, had I lived longer, यही इंतज़ार होता, it would have been the same waiting that I have done in my lifetime. Had I lived any longer, same story. Now कहने को तो बात बहुत सिंपल हो गई ना कि बिलवेड थी, उनके साथ यूनियन की ख्वाहिश थी और यूनियन हुआ नहीं, पूरी ज़िंदगी वेट करते रहे, अब मौत आ गई है तो अब जा रहे हैं.
और अगर कहीं ये मौत आज ना आती और कल आती, परसों आती, चंद दिन और मिल जाते, तो कहानी सेम ही रहनी थी, यही इंतज़ार रहना था और यही यूनियन नहीं होना था. So that is the basic, simple, straightforward translation which one can make out. But now let's get into the impression of it, right? So पहली लाइन का पहला पार्ट, ये ना थी हमारी किस्मत. एंड ये गालिब का स्टाइल है. उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस गज़ल्स, उसका पहला शेर, उसका पहला सेंटेंस और उसके पहले सेंटेंस का पहला पार्ट, ये न थी हमारी किस्मत. बात ही यहां से शुरू की है कि गेम चालू ही ये जान के किया है कि हमारी किस्मत में तो जीत लिखी ही नहीं है. ये ना थी हमारी किस्मत. आम आदमी अब इसके आगे जाएगा ही क्यों? अरे भाई, जब किस्मत में है ही नहीं तो फिर अब क्या, राइट? अब क्या जद्दोजहद करना? पता ही है ना तुम्हें कि किस्मत में नहीं है. 11 शेरों की गज़ल के पहले शेर की पहली लाइन के पहले पार्ट में तुमने ये बात कह दी, तो कहानी तो वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए. क्योंकि अगर किस्मत में नहीं है तो ये होने तो वाला नहीं है. इट इज़ नॉट इन द कार्ड्स फॉर यू. Why would you go ahead and play the game nevertheless? And ये जो बात है, ये जो डायनामिक है कि जानते हुए कि नहीं मिलेगा, उसको पूरी जिंदगी ढूंढेंगे. जानते हुए कि ये हमारे साथ कभी होगा नहीं, उसको पूरी जिंदगी होने की दुआएं करेंगे, उसके लिए पूरी जिंदगी होने की तमन्नाएं करेंगे. ये जो ताब है, ये सिर्फ एक आशिक के बस की बात है. वरना नॉर्मल डे में दिस इज अ बैड डील. ये ना थी हमारी किस्मत. इफ इट इज नॉट इन द कार्ड्स फॉर मी, लेट मी चेंज कोर्स, लेट मी गो आफ्टर समथिंग एल्स, लेट मी वांट समथिंग एल्स, लेट मी work towards something else. That would be a typical response. तो बात यहाँ से शुरू हो गई है कि ये न थी हमारी किस्मत. एंड इसमें 2 चीज़ें कर रहे हैं गालिब. एक तो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि ये हमारे साथ होगा नहीं कभी. एंड दूसरी बात ये कर रहे हैं कि किस्मत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ये ना होने के लिए. क्या ना होने के लिए? विसाल ना होने के लिए. बट अब ये भी गालिब का एक बहुत यूनिक स्टाइल है. बिलवेड को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, तो विसाल के लिए मना वो कर रही हैं, राइट? बट उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, अपनी किस्मत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अपनी बदकिस्मती को एक्चुअली बाय एक्सटेंशन जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. तो किस्मत में ये नहीं लिखा था, इसलिए किस्मत जिम्मेदार है कि विसाले यार नहीं होगा. एंड ऑफ कोर्स ये 2 बातें हैं. पहली बात की पता है कि किस्मत में नहीं लिखा है. दूसरी बात बिलवेड को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे. और तीसरी बात कि इसके बावजूद, ये जानने के बावजूद कि ये ना थी हमारी किस्मत, कि दिस इज़ नॉट फेटेड फॉर मी, दिस इज़ नॉट डेस्टिन्ड फॉर मी, इसके बावजूद क्या किया? पूरी जिंदगी इस चीज़ की तमन्ना की, पूरी जिंदगी इस चीज़ का इंतज़ार किया. पूरी जिंदगी तमन्ना की, पूरी जिंदगी इंतज़ार किया. द लवर लव्ड, the lover wanted, the lover waited, knowing fully well it was not in the cards for him to get into union with the beloved. It was not destined, it was not fated. आपको याद होगा हम लोगों की प्रीवियस एपिसोड्स में वो जो गज़ल है ना, बस की दुश्वार है, उसका जो पार्ट 1 एपिसोड है, उसमें एक शेर है, वाय दीवानगी शौक,
वाए दीवानगी शौक कि हरदम मुझको आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। कभी कभी आशिक खुद ही हैरान हो जाता है कि कहाँ से आ गया है मुझ में इतना ताब, ये क्या चीज़ है कि जानते हुए कि इसका जो एंड है वो मेरे हक में नहीं है, वो मेरे मर्जी का नहीं है, मैं फिर भी बार बार वही साइकिल दोहरा रहा हूँ। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, बार बार जा रहा हूँ, खाली हाथ वापस आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर खाली हाथ वापस आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ। कभी कभी आने जाने में एक जगह रुक के हैरान हो जाता हूँ कि क्यों करता हूँ मैं ये, पर एक बेबसी है। अब आप उसको बेबसी समझ लीजिए या उसको उम्मीद समझ लीजिए या उसको बस आशिक का टेम्परामेंट समझ लीजिए। ये इस टाइप का जो ताब है वो एक नॉर्मल इंसान का नहीं होता है नॉर्मल चीज़ों की तरफ। इसके लिए आशिक का मिजाज चाहिए और वो चीज़ फिर इश्क होना चाहिए विद द बिलवेड। यूजुअली चीज़ों के लिए ये सेंटिमेंट कभी जागता नहीं है। आप एक बार जाओगे आपको मना हो जाएगा, 2 बार जाओगे, तीसरी बार आप नहीं जाओगे, बिकॉज यू हैव कंक्लूडेड इट्स अ वेस्ट of time and effort. It is only in this world of love that you do things despite them being a waste of time and effort again and again, either out of sheer helplessness of having to do them, wanting to do them, or this undying hope of something you have no guarantee for. So ये ना थी हमारी किस्मत, तो वो फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कि विसाल यार होता। अब ये विसाल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आशिक की जो सो कॉल्ड लाइफ साइकिल है आशिकी की, राइट, उसका एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, उसका वो ये कैटलिस्ट है दैट कीप्स हिम गोइंग, एंड एवरी लवर विशेस, डिजायर्स एंड वेट्स फॉर दिस यूनियन, फॉर दिस विसाल विद द बिलवेड. एवरी लवर in their own way, at their own pace, in their own style, they wait for this. And यहाँ पर probably एक nuance, but विसाल ये कोई ऐसी steady state of affairs नहीं है कि जैसे 10 साल बिछड़े थे अब मिल गए हैं तो अब 10 साल साथ रहेंगे, या 10 किलोमीटर की दूरी थी अब 1 ही किलोमीटर की रह गई है, अब 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं. ये इट्स नॉट अ स्टेडी स्टेट, इट्स अ मोमेंट, इट्स एन इवेंट. ये होता है और फिर ख़त्म हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ इट्स फ्लीटिंग नेचर, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट डजंट स्टे, इट हैपन्स and it gets over. That adds to the allure, right? To the enchantment, to the magical nature of this event. It adds to the craze for this event, the craving for this event, right? So you cannot take Visal for granted. It doesn't happen just like that, all the time, every time. No, it is something one has to wait for, one has to work for, and then it happens and then it is over. So it is like the blooming of a flower. When it is happening, it is the prettiest thing that you will see, but you know, even when it is happening, that there is a phase before this and there is a phase after this. This is not a steady state of affairs, so you have to make the most of it. You are given a chance to enjoy it, but for a certain amount of time. So that adds to the allure, the charm, the enchantment of this event, Visal. And हर शायर अपने तरीके से बयान करता है इसको. And it would be worth our time to get into that. शायर लोग ना सिर्फ
विसाल को बयान करते हैं, बट उससे पहले के हालात कैसे थे और उसके बाद के हालात कैसे हैं. सो लाइफ ऐसे दो में स्प्लिट हो जाती है, बिफोर विसाल एंड आफ्टर विसाल, राइट. एंड दोज टू हाफ्स आर इंटायरली डिफरेंट फॉर द लवर्स because of the occurrence of this event, right? Things are never the same after this happens. That is the magical, the catalytical power of this event. So let's go through a few शेर to get into this concept a little more. दाग दहलवी का शेर. शबे विसाल है, गुल कर दो इन चरागों को. शबे विसाल है, गुल कर दो इन चरागों को, खुशी की बज़्म में क्या काम जलने वालों का. Approximate translation is that tonight is the night of union. Hence, extinguish all these burning lamps, because there is no room for anything that is burning in this night. This night has no room for anything burning. पहली लाइन में it is the burning of the lamp. Second line में it is the burning of people with envy and jealousy that the lover and the beloved, in spite everything, are coming together finally, right? So ये एक तरीका है कि, like I said, there is a lot of hard work, there's a lot that goes into this happening, if it ever happens. And of course, when it happens to someone, clearly in this share, the other people who were hoping for it with the beloved will be in a state of envy and jealousy. बशीर बद्र का ये शेर. सुबह विसाल पूछ रही है अजब सवाल. सुबह विसाल पूछ रही है अजब सवाल, वो पास आ गया कि बहुत दूर हो गया. अभी आपने देखा दाग दहलवी जो थे वो शब विसाल की बात कर रहे थे, अब बशीर बद्र जो हैं वो सुबह विसाल की बात कर रहे हैं. लाइक आई सेड, एवरीथिंग चेंजेस, everything changes. So Bashir Badr ke sher ka approximate translation is that the morning after the union, I am faced with a perplexing question. And the question is, after this union, has she come closer to me or has she gone further apart from me? And the way we interpret it is that, of course, during union, the lovers experience the height of closeness, right? They have never been this close before. So they break all limits of closeness and experience the maximum closeness, if you may, right? And now when the beloved will go away, after being this close to the lover, the distance, of course, will seem even more. It is the same distance, but it is just the closeness after which the distance happens has changed drastically after the union. दाग दहलवी का एक और शेर. अजब अपना हाल होता, अजब अपना हाल होता जो विसाल यार होता. कभी जान सदके होती, कभी दिल निसार होता. तो इस शेर में हुआ नहीं है विसाल, बट उसका उसका बयान बखूबी हो रहा है. उसका पूरा जो माहौल है वो बखूबी कैप्चर किया है शेर में कि अगर कहीं had I been in a state of union with my beloved, this is what would have been happening. If I was in a state of union with my beloved, I would either be just pledging my life to her, or I would be sacrificing my heart over her. So basically, by extension, if I ever come into this state of union with her, all my precious things, my life, my heart, things which are dear to me, things which are required for my survival, I would happily
during that union sacrifice on her, shower on her, pledge to her. And then ये शेर जलाल लखनवी का, एक रात दिल जलों को, एक रात दिल जलों को ये ऐश विसाल दे, एक रात दिल जलों को ये ऐश विसाल दे, फिर चाहे आसमान जहन्नुम में डाल दे. Approximate translation is one night for these restless lovers with a fire burning in their heart. One night of union. For one night of union, or give one night of union to these lovers, these restless lovers, and then, if the heavens want, they can throw us into the eternal fire of hell forever. We would happily go there in return of one night of union with our beloved. So, साफ जाहिर हो जाता है इन शेरों से कि ये एक जिसे कहते हैं ना कवेटेड, एक बहुत कवेटेड प्राइज्ड एक्सपीरियंस है जिसके लिए आशिक कोई भी प्राइस पे करने को तैयार है. मिल जाए तो मिलने के लिए प्राइस पे करने को तैयार है, और अगर ना मिले तो उसके इंतज़ार में हर प्राइस पे करने को तैयार है. दोनों सूरतों में अपना दिल और जान इसके ऊपर निछावर करने को तैयार है. That is the mystical level of experience. A lover believes the union will bestow on him. Now, usually, still on the topic of विसाल, usually आशिक इस बात पे एतबार नहीं करता है कि विसाल होगा. Ashik comes to the table prepared to want it, desire it, wait for it, and pretty much come to the end of their lives wanting, desiring, and waiting for it. And they are okay with that. Strange as it may sound, they are okay with that. They are okay with the fact कि ये हसरत, ये तमन्ना और ये इंतज़ार अब मौत के साथ ही ख़त्म होगा. अगर बीच में हो जाता है ये विसाल तो स्टोरी बदल सकती है, बट अदरवाइज आशिक डे वन से इस बात के लिए प्रिपेयर्ड है. आशिक डे वन से इस बात के लिए प्रिपेयर्ड है. एंड जैसे गालिब ने बोला, ये ना थी हमारी किस्मत, राइट. हर आशिक प्रिटी मच इस बात पे पूरा एतबार करता है कि हमारी किस्मत में ये नहीं है. खुमार बाराबंकी का ये शेर है, अब इन हुदूद में लाया है इंतज़ार मुझे. अब इन हुदूद में लाया है इंतज़ार मुझे, वो आ भी जाएं तो आए ना एतबार मुझे. आप कंडीशनिंग देख रहे हैं लवर की कितनी स्ट्रांग हो जाती है कि दिस इज़ नॉट गोना हैपन. इतना अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है वो, इस कदर से अपनी कंडीशनिंग कर लेता है कि अगर कहीं आ भी गई तो विश्वास नहीं कर पाएगा कि आ गई. वो आ भी जाए तो आए ना एतबार मुझे. सो द अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन इज दैट अब इन हुदूद में लाया है इंतज़ार मुझे. माई वेटिंग has brought me to the limit, to the extent that वो आ भी जाए तो आए ना एतबार मुझे, that even if she comes now to meet me, I am incapable of believing that. That has what has happened to my belief in the fact that she will come to me, thanks to this long waiting. This long waiting has erased all hope that she will ever come. So much so that even if she does come, I am almost incapable of believing that she's here. So that
टेक्स केयर ऑफ द फर्स्ट लाइन, ये ना थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता. मूविंग ऑन टू द सेकेंड लाइन, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता. सो अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता. सो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आशिक दो सफ़र इन पैरेलल तय कर रहा है. एक सफ़र तो ज़िंदगी का सफ़र है और एक सफ़र ये इश्क का सफ़र है. ज़िंदगी के सफ़र की मंजिल मौत, इश्क के सफ़र की मंजिल विसाल. दोनों सफ़र तय कर रहा है इस उम्मीद में कि शायद इश्क के सफ़र की मंजिल ज़िंदगी की सफ़र की मंजिल से पहले आ जाएगी, पर इस तैयारी से कि हो सकता है ज़िंदगी के सफ़र की मंजिल इश्क के सफ़र की मंजिल से पहले आ जाए. एंड हुआ क्या है इस शेर में? इस शेर में ये हुआ है कि ज़िंदगी के सफ़र की मंजिल इश्क के सफ़र की मंजिल से पहले आ गई. राइट. अगर और जीते रहते मतलब और नहीं जिएंगे, अब मौत के दरवाजे पे पहुंच गए हैं. हाइपोथेटिकली यहाँ खड़े होके अभी भी ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर और जीते रहते तो क्या करते, यही इंतज़ार करते. बट पहुंच गए हैं ज़िंदगी के सफ़र के मुकाम पे. एंड अगेन लाइक आई सेड, ब्यूटी इस बात की ये है कि उम्मीद इस बात पे रहती है कि इश्क की सफ़र का मुकाम मिल जाए, यूनियन हो जाए, पर तैयारी इस बात की रहती है कि ज़िंदगी के सफ़र का मुकाम पहले आ जाएगा. मौत पहले आ जाएगी, विसाल नहीं आएगा. बट जैसे मैंने बोला, ये सिर्फ एक आशिक का ही कैरेक्टरिस्टिक है. ये उसी में ये ताब है कि इस नाउमीदी में कि ये ना थी हमारी किस्मत. राइट. इस नाउमीदी में भी पता नहीं किस तरह हर कीमत पे हर तरीके से जो बन पड़े वो करके ये उम्मीद ज़िंदा रखता है. ये उम्मीद ज़िंदा रखता है. एंड मिर्ज़ा गालिब का ही इस पे एक बहुत प्यारा शेर है कि फूंका है किसने गोशे मोहब्बत में ए खुदा. फूंका है किसने गोशे मोहब्बत में ए खुदा, अफसूने इंतज़ार तमन्ना कहें जिसे. So the approximate translation is, who has breathed into the ear of love? Oh my God, tell me, who has breathed into the ear of love this enchantment about waiting? So basically, who has put into the ear of love, dear God, this concept about the enchantment of waiting, which the world calls desire, which the world calls love, which the world calls wish. So गालिब खुद इस शेर में मान रहे हैं कि ये सिर्फ मोहब्बत का ही एक बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इंतज़ार, जो कि अपने आप में कितना ज़्यादा अनफुलफिलिंग एक्सपीरियंस है. किसी चीज़ का वेट करते रहना, अब इसमें क्या खुशी है? इट इज़ सो अनफुलफिलिंग. It makes you anxious, it makes you restless, it makes you want something you cannot have. What is so great about it? But बस ये मोहब्बत के गोशे मोहब्बत के कान में किसी ने ये डाल दिया है फ्रॉम इटर्निटी कि इंतज़ार एक इंचैंटमेंट डाल दिया है कान में. तो मोहब्बत जब भी टेबल पे आती है, वो इंतज़ार को एक बहुत ग्लोरीफाइड इंचैंटिंग वे में परसीव करती हुई आती है और उसको करती है, इंतज़ार करती है वो इस तरह से.
ज़माने वाले इसको तमन्ना कहते हैं, ख्वाहिश कहते हैं, बट मोहब्बत के लिए एक मैजिकल इंचैंटिंग चीज़ है इंतज़ार। एंड इस इंतज़ार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके पास गारंटी है कि ये कभी पूरा होगा, कभी फुलफ़िल होगा, कभी अपनी मंजिल पाएगा। इंतज़ार को, मोहब्बत के इंतज़ार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी गारंटी की मोहताज नहीं है। होगा तो अच्छा, ना होगा तो भी अच्छा। इंतज़ार अपने आप में मेरे लिए इतना फुलफिलिंग है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर सिर्फ यही इंतज़ार हो और कुछ ना हो। आलमा इकबाल का ये शेर, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। So the approximate translation is, I agree that probably I'm not worth your glances, worth your time and effort you would have to put in looking at me. There's nothing worth looking at in me. I agree. Well, my beloved, look at my desire and look at my waiting. Those are worth looking. Even if you don't find me worth looking. Look at my desire for you. Look at my love for you. Look at my waiting for you. Those things are definitely worth looking. You would have never seen anything like that. फिराक गोरखपुरी का ये शेर, ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद। ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतज़ार करना था। ब्यूटिफुल। No promises, no faith in promises or in anything for that matter, no hope. No promise, no hope, no faith. But still, I had to wait. I had to wait. ये मेरे इश्क का, ये मेरी मोहब्बत का तकाजा था. I had to wait. Even if it was without वादा and यकीन and उम्मीद, I had to wait. फैज़ अहमद फैज़ का शेर, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। So the approximate translation is, neither have you come and neither has this night of waiting for you gotten over. Both are still the same. You are not here, and this night of waiting for you is not going anywhere. Right? And in this stalemate situation, my morning just keeps coming and going. Days just keep coming and going. While I wait for you to come and for this night of waiting to go away. Right? Beautiful शेर. And then फिराक गोरखपुरी का ये शेर, तेरे आने की क्या उम्मीद मगर, तेरे आने की क्या उम्मीद मगर, कैसे कह दूं कि इंतज़ार नहीं। बार बार वो जज्बा आता है कि भाई ये इंतज़ार करते क्यों हैं, जब पता है तेरे आने की क्या उम्मीद, मतलब कोई उम्मीद नहीं है, मगर, बट कैसे कह दूं कि इंतज़ार नहीं। I cannot be truthful if I say that I am not waiting. I am waiting. Though there is no hope that you will come. I am waiting. परवीन शाकिर, वो ना आएगा हमें मालूम था इस शाम भी, वो ना आएगा हमें मालूम था इस शाम भी, इंतज़ार उसका मगर कुछ सोच कर करते रहे। Same thing, right? Approximate translation is, this evening also I knew that he is not going to come. But somehow I thought of something and still waited. अब वो something क्या है, that is between the lovers, but there's always this something
दैट मेक्स यू वेट। फैज़ अहमद फैज़ का शेर, जानता है कि वो ना आएंगे, जानता है कि वो ना आएंगे, फिर भी मसरूफ़ इंतज़ार है दिल। अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन है, इट knows that they will not come. Still, the heart has been busy waiting, very busy, engrossed in waiting. So, and then अहमद फराज का ही ये शेर, जो भी बिछड़े वो कब मिले हैं फराज, फिर भी तू इंतज़ार कर शायद। शायद उम्मीद तो छीन नहीं सकते ना आप किसी से, आप ना उम्मीदी में डुबो के ड्रेंच करके दे दें, वो उम्मीद जो है उसमें से भी उसको दबा दें आप ना उम्मीदी की मिट्टी में, तो वो उम्मीद उसमें से भी निकल आएगी बाहर। उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप दबा नहीं सकते, उसको आप मार नहीं सकते। एंड ऐसा लगता है कि एक आशिक की ज़िंदगी को आप बहुत क्लियरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है वांटिंग का और एक पार्ट है वेटिंग का। यूजुअली ज़िंदगी यही 2 चीज़ों को करने में एक आशिक बिता देता है। सीमाब अकबर आबादी का ये शेर, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन इज, आई बॉट अ वेरी लॉन्ग लाइफ ऑफ 4 days. I requested for a very long life of 4 days. 2 I spent in wanting, the rest 2 I spent in waiting. And that is the simple calculation of the life of a lover. And दो इस शेर में ऐसा लगता है कि गालिब कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई अगर और जीते रहते तो यही इंतज़ार होता, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि शायद इतना बुरा नहीं होता है ये एक्सपीरियंस, राइट? क्या वाकई में एक लवर को सिर्फ तकलीफ़ ही मिलती है इस इंतज़ार में, सिर्फ दुख ही मिलता है? हसरत जयपुरी का ये शेर, कहीं वो आके मिटा ना दे इंतज़ार का लुत्फ़, कहीं वो आके मिटा ना दे इंतज़ार का लुत्फ़, कहीं कबूल ना हो जाए इल्तिजा मेरी। तो ये जो इंतज़ार है इसका अपना एक लुत्फ़ है, एंड आशिक इसको एंजॉय करता है, इश्क उसको वो ताप देता है कि वो इंतज़ार के लुत्फ़ को एंजॉय कर सके। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं इंतज़ार में। A lover enjoys the waiting also. There is something in it that keeps the fire alive in the lover's heart. And after all, आशिक की ये फितरत है, आशिक की ये आदत है, आशिक की ये मजबूरी है, आशिक की ये ज़रूरत है इंतज़ार करना। It is part of the core DNA of an आशिक, right? कोर प्रोग्रामिंग है इंतज़ार करना। सो ऐसा नहीं है कि ये बहुत भारी एक वो, ठीक है इसको करने में तकलीफ़ होती है, बट एक फितरत है, एक आदत है, एक मजबूरी है, एक ज़रूरत है, करना है इंतज़ार उसको। और अगर इंतज़ार ना हो तो उसका पूरा वो जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी खोखला और मायने और बेसलेस हो जाता है। इंतज़ार इज़ राइट एट द फाउंडेशन ऑफ इट। ये शहरयार का कितना प्यारा शेर है, ना जिसका नाम है कोई, ना जिसकी शक्ल है कोई, ना जिसका नाम है कोई, ना जिसकी शक्ल है कोई, एक ऐसी शय का क्यों हमें अज़ल से इंतज़ार है। आई कैनॉट पुट अ नेम टू इट, आई कैनॉट पुट अ फेस टू इट, राइट? बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट फ्रॉम इटर्निटी, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, आई एम वेटिंग फॉर इट। एंड देन रसा चुगताई का ये शेर, तेरे आने का इंतज़ार रहा, उम्र भर मौसम बहार रहा। So like I was saying, there is a pleasure in it also, right?
The approximate translation is, all my life I waited for you. And because of that, all my life there was this spring season of waiting surrounding me. All my life. फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार जब से है, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार जब से है, ना शब को दिन से शिकायत ना दिन को शब से है. So the approximate translation is, ever since I have started having hope for you, I have started waiting for you. My days don't complain about the nights, my nights don't complain about the days. They have become one. The waiting and the wanting has just kept everything in one single cycle. Nobody is clashing with anything anymore. They just keep repeating themselves in a cyclical pattern while I keep waiting and wanting you. And एक लाजमी सवाल है, राइट, कि what is this heady and addictive intoxication that waiting creates? ऐसा क्या नशा है इंतज़ार का? ऐसा क्या एडिक्शन है इंतज़ार का? क्या है ऐसी बात कि आशिक जानते हुए कि इस इंतज़ार की कोई मंजिल नहीं है, फिर भी इतने शौक़ से, इतने ताब से, इतनी शिद्दत से पूरी ज़िंदगी की ऐसी चीज़ का इंतज़ार करने को तैयार है जो कभी नहीं होगी? सो मुनीर नियाज़ी का ये शेर, ये कैसा नशा है, ये कैसा नशा है, मैं किस अजब खुमार में हूँ. ये कैसा नशा है, मैं किस अजब खुमार में हूँ, तू आके जा भी चुका है, मैं इंतज़ार में हूँ. ये कैसा नशा है, मैं किस अजब खुमार में हूँ, तू आके जा भी चुका है, मैं इंतज़ार में हूँ. सो व्हाट इज़ दिस एडिक्शन? What is this high? I cannot understand. You have come, met me, and gone back, and I'm still waiting for you. The whole meeting has happened, and I'm still waiting for you. What kind of addiction, what kind of intoxication is this? That the intazar is still on, even though you have come, met me and gone back. एंड आखिरी बात इस शेर की जो बहुत प्यारी थी, अगर और जीते रहते, यही इंतज़ार होता वाली लाइन में, कि अगर और जीते रहते, राइट. तो लाइक आई सेड, वो दो सफ़र थे ज़िंदगी और मोहब्बत के, उसमें ज़िंदगी के सफ़र की मंजिल पहले आ गई, मौत पहले आ गई. एंड मौत के दरवाजे पे खड़े होकर ये बात कही जा रही है कि मौत आ गई है, ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो गया, तो अब मैं इस काबिल रहा नहीं कि मैं वो इश्क का सफ़र कंटिन्यू करूं. बट अगर एक हाइपोथेटिकल सिनारियो में आज मुझे मौत थोड़ी और मोहलत दे दे ज़िंदगी की, तो मैं क्या करूँगा? आज मौत के दरवाजे पे मैं खड़ा हूँ विद द क्लैरिटी कि पूरी ज़िंदगी तुम्हारे इंतज़ार करने में बिता दी और तुम नहीं आई. ये मेरे को क्लियर हो गया है और तुम नहीं आओगी, मेरी किस्मत में ही नहीं है ये बात. अब अगर मौत मुझसे कहे ले लो ये 4 दिन और, तो मैं क्या करूँगा? विल आई मेक अ बेटर चॉइस? विल आई मेक अ डिफरेंट चॉइस? No. With a lifetime of learning and experience that you will not come, I will still go ahead and spend those extra days death would give me doing the exact same thing, wanting you, waiting for you. And magical है ये बात. One should learn from their mistakes, right? But ये एक अलग ही डायनामिक है. ये एक अलग ही डायनामिक है आशिक का, आशिकी का, इंतज़ार का. अगर और ज़िंदगी मिल जाएगी तो वो बाकी ज़िंदगी भी वेस्ट कर देंगे इसी तरह, इन वांटिंग
and waiting for something that will never happen. मीर तकी मीर का ये जो शेर है, ये जो मोहलत जिसे कहे हैं उमर, ये जो मोहलत जिसे कहे हैं उमर, देखो तो इंतज़ार सा है कुछ। कितना प्यारा शेर है, कितना डीप शेर है कि हम जिसे उम्र कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं, लाइफ कहते हैं, अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इंतज़ार है। एंड यहाँ पे इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हुआ क्या आखिरकार। क्या ये हुआ कि हमें एक बहुत बड़ी ज़िंदगी मिली थी एंड उस ज़िंदगी में हमने सिर्फ इंतज़ार किया, उस ज़िंदगी को हमने इंतज़ार से भर दिया, या हमने उस ज़िंदगी को इंतज़ार पे वेस्ट कर दिया। क्या ये हुआ हमारे साथ, या हमारे साथ ये हुआ कि हमें एक इंतज़ार मिला था जो ज़िंदगी का बायस था। हमें एक इंतज़ार मिला था जिस पे पूरी ज़िंदगी रेस्ट करती थी। What was the foundation? Was the foundation life? Or was the foundation this eternal waiting? Probably eternal waiting. For an आशिक for sure. वेटिंग करने आए थे, लाइफ उसके ऊपर बना ली, ना कि लाइफ करने आए थे, वेटिंग उस पर बना ली। एंड मीर तकी मीर का ये शेर तो इस बात को बहुत प्यारी तरह कवर करता है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। एंड वी आर ऑलमोस्ट एट एन आवर। We will have to stop here. The plan was to cover 2 couplets, but no, like I said, and I'm saying it to myself more than to you, this will go slow, but this will go good. This will go good. So we will stop here, and next episode में हम लोग pick up करेंगे तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। I hope you enjoyed listening to the impression. If you did, request you to leave a comment, leave a feedback, let us know how you, what you liked about it. And as always, to any new viewers tuning in for the first time, strong recommendation for you to access the DGMZ introduction episode. That episode will give you a good insight into the motivation and objective behind this podcast. What are we trying to do here? Also, for your awareness, we have 2 main playlists currently running. One with all these ghazal episodes, which we do every weekend, where we pick one ghazal at a time from Diwane Ghalib. The other playlist is that of bonus episodes. These still contain episodes with reference to Urdu poetry, Mirza Ghalib, and other events at DGMZ. Currently, in this bonus playlist, we are running a DGMZ mini-series, first of its kind, dedicated to the immortal love story of Laila Majnu. Definitely check that in if that story intrigues you. If you want to get into the details of the story, this weekend we posted an episode with all the paintings of Laila Majnu. We are trying to discover the story through prose, poetry, art, paintings, whatever we can get. And of course, the idea was inspired by the fact that Ghalib quotes Laila Majnu many a times in his ghazals, and we wanted to get into that story in detail with our viewers. That's all I had for today. Let me send a lot of love and light to all you dear viewers, and thanks for watching.